हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन वेदांतु केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं, किस नेम के हिसाब से वो आपस में एक दूसरे की हिसाब से अरेंज रहते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी एटॉमिक मास क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और उसकी वैलेंसी क्या होती है। इस सारे टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि हर एक टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर है और आगे चल के आपको कोई भी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसका एलिमेंट का नेम लिखेंगे और उसका सिंबल लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे एटम आता है, पहले नंबर पे जो एटम आता है, ठीक, उस एटम का नाम है हाइड्रोजन। उस एटम का क्या नाम होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, सेकेंड नंबर पे जो एटम आता है उस एटम का नाम होता है हीलियम। उस एटम का नाम क्या होता है? हीलियम, HELIUM। थर्ड नंबर पे जो एटम आता है उस एटम का नाम होता है लिथियम। थर्ड नंबर पे जो एटम आता है उसका नाम क्या होता है? लिथियम। फोर्थ नंबर पे जो एटम आता है उस एटम का नाम होता है बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम। फिफ्थ नंबर पे जो एटम आता है उस एटम का नाम होता है बोरॉन। ठीक, इतने 5 एटम को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? नोट कर लिया है। ये 5 एटम जो आपको दिख रहे हैं, ये 5 एटम को हमने नोट कर लिया है। अब हाइड्रोजन जो एटम होता है, इसके अभी हमें पूरा टेबल आपके सामने जो दिख रहा है पूरी तरीके से भर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक का एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपको इंटरेस्टेड भी लगे वीडियो और आपको समझ में आए। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल H होता है। हीलियम एटम का जो सिंबल होता है वो HE होता है। क्या होता है? HE। लिथियम एटम का जो सिंबल होता है, मतलब जिसके द्वारा हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक, वो Li होता है। बेरिलियम एटम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Be होता है। ठीक, बोरान एटम जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? कैपिटल B। इतना बात क्लियर आपको? ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम अगर एक होता है पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल होता है जिसमें कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक, टोटल होते हैं 118। क्लियर है? तो उस एटम को हम लोग नेम वाइज लिख रहे हैं, मतलब पहले नंबर पे जब आप पीरियाडिक टेबल लिखेंगे तो पहले नंबर पे आपको हाइड्रोजन दिखेगा, सेकेंड नंबर पे हीलियम दिखेगा, थर्ड नंबर पे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर आगे हम लोग चार्ट को भरते जाएंगे। ठीक, उस हाइड्रोजन के लिए सिंबल का यूज़ करते हैं H, हीलियम के लिए सिंबल का HE, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरान के लिए B। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन एटम दिख रहा है ये पीरियाडिक टेबल में पहले नंबर पे आता है, इसलिए इसको पहले लिखते हैं। ठीक, तो इस हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि जो पीरियाडिक टेबल में कोई भी एटम हो, जो जिस नंबर पे आएगा उसका एटॉमिक नंबर वही होगा। तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम दूसरे नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 होगा। लिथियम थर्ड पोजीशन पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 3 होगा। बेरिलियम फोर्थ पोजीशन पे आता है तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। बोरॉन फिफ्थ नंबर पे आता है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 5 होगा। दैट इज क्लियर। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस अकॉर्डिंग में भरे हुए हैं। क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटम जिस नंबर पे आएगा उस एटम में उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, या उस एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने, हीलियम जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। लिथियम थर्ड नंबर पे आता है तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। बेरिलियम फोर्थ पोजीशन पे आता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। बोरान फिफ्थ पोजीशन पे आता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको नोट करना है कि जितने जिस एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही उस एटम में प्रोटॉन भी रहते हैं। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही उस एटम में प्रोटॉन होते हैं। इतना बात क्लियर। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम,
तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का 1 होता है। एंड फाइंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन बोरॉन। तो इसमें एटॉमिक नंबर बोरान का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे 5 प्रेजेंट रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यूट्रॉन के बारे में। तो जो न्यूट्रॉन रहता है उसके बारे में आप लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि इस एटम में कितना न्यूट्रॉन होता है। मतलब आपको बता दूं कि ये चीज़ क्लियर नहीं रहती कि किस एटम में कितना न्यूट्रॉन होता है। तो जब भी आपको न्यूट्रॉन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिया रहेगा जिससे कि आप न्यूट्रॉन के नंबर को पता कर सकें। लेकिन आप चाहे तो 20 तक इसको बहुत ही ईजी तरीके से पता कर सकते हैं। तो 20 तक जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसका मैं आज पूरी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं इसमें जो होता है वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं रहता है, मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो जीरो रहता है। हाइड्रोजन एटम सबसे नालायक एटम है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। अब थोड़ा सा और हम लोग डीप में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे सिंबल बना के मैं देख दे रहा हूँ कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ये क्या होता है कोई चार्ज इस पर नहीं रहता है, ठीक। ये आपको समझ लेना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एटम होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेल, सेकेंड चीज़ क्या होता है उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सेल में मोशन करते रहते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन सेल में मोशन करते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस सेल के न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस एटम के एकदम बीच में होता है जो कि बहुत छोटा होता है, और सेल में जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है वो सर्कुलर मोशन करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एटम में जो न्यूट्रॉन होता है वो जीरो होता है, मतलब हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। सेकेंड एटम आता है हीलियम, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। फिर थर्ड नंबर पे आता है लिथियम एटम। तो लिथियम एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 4। बेरिलियम फिर आता है, तो बेरिलियम एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 5। फिर बोरॉन आता है, तो बोरॉन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 6, ठीक। ये चीज़ आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक। आप चाहो तो 20 तक बहुत ईजी तरीके से याद भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है नहीं, उसमें जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे उसमें आपको बताया गया रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक मास। यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होती है। तो एटॉमिक मास क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो इस एटम में जो भी जितने नंबर जो भी एटम होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे उसमें हम लोग न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास बराबर क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हो सकता है, या फिर एटॉमिक मास बराबर हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। दोनों चीज़ हो सकता है। तो इसमें देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और न्यूट्रॉन कितना है 0। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1 + 0 = 1। क्लियर। अब सेकेंड एटम हीलियम आता है। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और न्यूट्रॉन कितना है 2। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4। क्लियर। थर्ड नंबर पे आ जाता है लिथियम के पास। तो लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 3 और न्यूट्रॉन कितना है 4। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। क्लियर। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। तो इस फिफ्थ एटम का नाम क्या है बेरिलियम। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 4 और न्यूट्रॉन कितना है 5। तो 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं बोरान। तो बोरान में कितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 और प्रोटॉन में कितना होता है 5। तो प्रोटॉन 5 हो गया और न्यूट्रॉन 6 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 6 और 5 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे KLMN। KLMN बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, जैसे K सेल में है या L सेल में है या M में या N में, किस सेल में। तो अगर K सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं,
M में कितने हो सकते हैं 18 हो सकते हैं, और N में कितने हो सकते हैं 32 हो सकते हैं। इस 2, 8, 18 और 32 को आपको याद करना होगा कि K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं, N में 32 होते हैं। ठीक, अब इस 2, 8, 18 और 32 को हम लोग मैजिक नंबर भी बोलते हैं। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इलेक्ट्रॉन बताना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो यहाँ पे K सेल में क्या दे दोगे 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सेल क्या रहेंगी खाली रहेंगी। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए K सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, बाकी सेल क्या रहती हैं वैकेंट रहती हैं। ठीक, अब आते हैं सेकेंड एटम के पास, हीलियम है। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे 2 है। तो इसमें K सेल में कितना आ गया 2, मतलब K सेल में 2 आ गया। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं, तो लिथियम में थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, K में मैक्सिमम 2 रहेंगे। तो 2 से ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन L सेल में आ जाते हैं। ठीक, बाकी जो सेल रहेगा वो क्या रहेगा वैकेंट। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें फर्स्ट वाले K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें वाले 2। तो इसमें आपको देखना है L तक, जब तक 8 ना हो जाए तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते रहेंगे। अब बात आती है लास्ट में वैलेंसी की। बात लास्ट में किस चीज़ की आती है वैलेंसी की। तो वैलेंसी को देखते हैं। तो देखो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन एटम की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, क्योंकि इसके K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको एक चीज़ वैलेंसी फाइंड करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई एटम रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 से कम रहेगा, जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे निकाले हो, ये एटॉमिक नंबर अगर 2 से कम रहेगा, मतलब 1 रहेगा, तो उस कंडीशन में 1 ही उसका वैलेंसी हो जाएगा। यदि 2 रहेगा, 2 यहाँ पे क्या है K इक्वल टू 2, मतलब अगर कोई एटॉमिक नंबर ऐसा आता है जो कि इस सेल के बराबर है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 2 हो गया 8 हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। मतलब हीलियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो अगर इसका वैलेंसी दो देखोगे तो यहाँ पे K इक्वल टू 2 है और यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर भी 2 है। मतलब अगर जो सेल रहेगा वो पूरी तरीके से भर जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर जाएंगे तो उस एटम की वैलेंसी जो होगी वो 0 हो जाती है। ये बात क्लियर। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं लिथियम। तो लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होती है और इस एटम की अगर वैलेंसी निकालनी होगी तो यहाँ पे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो ही गया और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये जो 1 बचा हुआ है वो क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये भी बात क्लियर। अब आते हैं बेरिलियम के पास। तो बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 होती है। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाले में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला तो पूरा हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेकेंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। बाकी जो सेल M और N है ये क्या रहेंगे, वैकेंट रहेंगे। फिर आता है बोरॉन एटम। तो बोरॉन एटम में K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर है 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। बाकी जो रहेगा सेल वो वैकेंट रहेगा और 3 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अभी ये नहीं कि आप पूरी चीज़ें समझ लियो, ये आप अपने दिमाग में रखना, आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी आपको 3, 4 ऐसा नहीं होगा कि 8 तक आप नीचे लिखते जाओगे तो एटम की वैलेंसी 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आगे वीडियो को देखते रहो, आपको पूरी चीज़ें अच्छी सी समझ में आएगी, ये मेरी पूरी 100% गारंटी है। ठीक, अब यहाँ तक 5th तक तो आपने सब चीज़ क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे जो एटम होता है वो क्या होता है, कार्बन। उस एटम का नाम क्या होता है, कार्बन, CARBON, क्या होता है कार्बन। फिर इसके बाद जो एटम होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। 7 नंबर पे क्या होता है, नाइट्रोजन, NITROGEN। फिर 8th पोजीशन पे कौन सा आइटम आता है, ऑक्सीजन। 8th पोजीशन पे क्या आता है, ऑक्सीजन। 9th पोजीशन पे कौन सा आइटम आता है, फ्लोरीन। क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, FLUORINE, फ्लोरीन। 10th पोजीशन पे कौन सा आइटम आता है, 10th पोजीशन पे आता है नियॉन, NEON। क्लियर। अब 5th तक तो हमने देख लिया। अब इसी तरीके से ये 5th एटम का भी हम लोग सिंबल, एटॉमिक नंबर सब देखते हैं। तो कार्बन एटम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, C।
केमिकल रिएक्शन जहाँ पे होता है, केमिकल रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा सिंबल का यूज किया जाता है ताकि जो आप लिख रहे हो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो कार्बन का सिंबल सी होता है, नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, फ्लोरीन का एफ होता है, नियॉन का क्या होता है एन ई होता है, नियॉन का एन ई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि हाइड्रोजन एटम का सिंबल क्या होता है, तो एच, कार्बन एटम का सिंबल सी, नियॉन का क्या होता है एन ई। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। लिथियम का क्या होता है एल आई। ठीक, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। फिर कार्बन एटम में, कार्बन एटम किस पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। नाइट्रोजन किस नंबर पे, 7वें नंबर पे, ऑक्सीजन किस नंबर पे 8, फ्लोरीन किस नंबर पे 9th और नियॉन किस नंबर पे 10th। मतलब आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें नियॉन आपको 10वें नंबर पे दिखेगा। ठीक, अब जितना जिस एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने प्रेजेंट होंगे 6, इसमें कितने प्रेजेंट होंगे 7, इसमें कितने प्रेजेंट होंगे 8, इसमें कितने प्रेजेंट होंगे 9 और इसमें कितने होंगे 10th। ये बात आपको क्लियर होगी। इतने ही क्या होंगे प्रोटॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने प्रोटॉन रहते हैं। अब बात क्लियर आ गई। अब बात आ जाती है फिर से किसकी, न्यूट्रॉन की। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो देखो इस एटम में कार्बन में जो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है या जितना प्रोटॉन रहता है उतने ही इसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन भी रहते हैं। नाइट्रोजन एटम जो होता है उसमें भी जितना प्रोटॉन या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या रहते हैं न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ऑक्सीजन एटम में भी वही चीज़ होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन था, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन। तो हर कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में होता है ऐसा। फ्लोरीन में 9 होते हैं, जबकि इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं। अब उसी तरीके से जो नियॉन होता है, नियॉन में क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 न्यूट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं। अब आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास के लिए क्या बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ कर दो, ऐड कर दो तो वो आ जाएगा एटॉमिक मास। तो 6 और 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 12, 7 और 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14, 8 और 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 16, 9 और 10 ऐड करोगे क्योंकि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 न्यूट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 19, और 10 ऐड करोगे 20। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब आ जाता है इसको फिल करने की टाइम। अब क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो फिल करते समय क्या करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकेंड वाले में 4 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, बाकी तो ये सेल खाली रहेगा क्योंकि ये तो अभी 8 कंप्लीट, इसमें तो इलेक्ट्रॉन हुए नहीं तो बाकी वैलेंसी खाली रहेगी। अब इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब 7th नंबर पे आ जाते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 7। तो फर्स्ट वाले में 2 फिल हो गए और सेकेंड वाले में 5 फिल हो गए, मतलब के सेल में 2 और एल सेल में 5, बाकी तो वैकेंट रहेगी। अब इसकी इस कंडीशन में यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी वो 5 नहीं आएगी, यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी वो 5 नहीं आएगी। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, केयर करना होगा कि अगर 4 से वैलेंसी या किसी आउटर मोड सेल में, बाहरी कक्षक में, मतलब जो यहाँ पे एल सेल दिख रहा है, इस एल सेल में यदि 4 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 8 से माइनस कर देंगे। उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 8 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देखना हो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 से माइनस करोगे, 8 - 5 करोगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है। तो ये आपको केयर करना होगा। अब नेक्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन पे आते हैं। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 हो सकता है, और एल वाले सेल में कितना हो सकता है, एल वाले सेल में 6 होगा क्योंकि 2 तो कंप्लीट हो गया, अब बचा 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 6 हो जाएगा। अब इस एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी तो वैकेंट रहेंगे क्योंकि इसकी 8 ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 ऑक्टेट तो कंप्लीट हुई नहीं, तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे 8 - 6 करेंगे और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग, फ्लोरीन एटम है। तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कंडीशन में इसकी जो के सेल में हो जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस 7 को हम लोग 8 से माइनस करेंगे, 8 - 7 = 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, और ये 2 सेल यम और एन वैकेंट रहेंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं नियॉन। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना है 10, तो फर्स्ट वाले में 2 हो गया और सेकेंड वाले में 8 हो गया। इस कंडीशन में देखिए जो के सेल है पूरी तरीके से फिलअप है, एल सेल भी पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसमें 8 होने चाहिए, 8 यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये दोनों को हम लोग वैकेंट छोड़ देंगे। अब 8 से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 से 8 को माइनस करेंगे तो 0, तो इसका मतलब नियॉन की वैलेंसी क्या होती है 0। ठीक, जो नियॉन रहती है उसकी वैलेंसी क्या होती है 0 होती है। अब हम लोग 11 नंबर पे आ जाते हैं। 11 नंबर पे जो एटम आता है वो क्या होता है सोडियम। इस एटम का जो नाम है वो क्या है सोडियम, SODIUM। 11 नंबर पे कौन सा एटम आता है सोडियम। 12 नंबर पे कौन सा एटम आता है मैग्नीशियम। 12 नंबर पे क्या आता है मैग्नीशियम, MEGNESIUM। ठीक। 13 नंबर पे कौन सा आइटम आता है, 13 नंबर पे जो आइटम आता है वो एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम। 14 नंबर पे कौन सा आइटम आता है सिलिकॉन। 15 नंबर पे कौन सा आइटम आता है फास्फोरस, PHORPHORUS। 16 नंबर पे कौन सा आइटम आता है सल्फर, SULFUR। 17 नंबर पे कौन सा आइटम आता है क्लोरीन, CHLORINE। ठीक, तो इतना हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके नीचे वाले सेल में हम लोग क्या करेंगे आगे की तरफ जाएंगे। तो सोडियम एटम का जो सिंबल होता है वो यस से नहीं होता है, इसका जो सिंबल होता है वो यन में होता है। अब आपको एक प्रॉब्लम और आती होगी कि यहाँ पे नियॉन है तो यन नहीं, फ्लोरीन है तो यफ, ऑक्सीजन है तो ओ, यन है तो नहीं। इस सोडियम का चक्कर आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे तो यस तो होना चाहिए या एस होना चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे एन ए क्यों आ गया। तो यन है जिसका सिंबल उसके फर्स्ट और सेकेंड लेटर से स्टार्ट नहीं रहता है, मतलब फर्स्ट लेटर उसमें हो सकता है या फर्स्ट और सेकेंड 2 लेटर रहेंगे, लेकिन इस कंडीशन में कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिसका सिंबल रहता है उस एटम के या उस एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट नहीं होती। तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना है कि वो एटम जो है उस एटम का जो सिंबल लिया गया वो उसके लैटिन नेम से लिया गया है, मतलब सोडियम का लैटिन नेम कुछ और होता है। ठीक, तो उसका जो लैटिन नेम होता है उसकी वजह से यहाँ पे यन आया है। ठीक, अब इस सोडियम एटम में जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा 11, मतलब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें एलिमेंट आपको 11 पोजीशन पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे 11 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन आप गारंटी नहीं दे सकते कि 10 होंगे या 11 होंगे या 12 होंगे, कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते, वो आके आपको कॉपी में क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वो कॉपी में आपको दिया रहेगा। अब आ जाता है मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम जो एटम होता है वो किस नंबर पे आता है 12। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो AL होता है। सिलिकॉन की जो सिंबल होती है वो SI होती है। फास्फोरस की जो सिंबल होती है वो P होती है। सल्फर की जो सिंबल होती है वो S होती है। क्लोरीन की जो सिंबल होती है वो Cl होती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैग्नीशियम जो होता है उसमें 11 के बाद कौन सा पोजीशन आएगा 12th, एल्युमिनियम के बाद 13, ये क्या हो जाएगा 14, फास्फोरस 15 और सल्फर 16 और क्लोरीन 17। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको ये सब एटम इसी अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, अब जितने इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन के लिए हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि कितना, तो जो सोडियम एटम होता है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं 12 होते हैं। मैग्नीशियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, जो मैग्नीशियम एटम होता है उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं। मतलब आपको देखिए तो यहाँ पे सोडियम में भी 12 और मैग्नीशियम में भी 12, यहाँ पे फ्लोरीन में भी 10, नियॉन में भी 10। तो इस ट्रिक के कुछ ट्रिक आपको मिलेंगे, उसकी वजह से आप लोग थोड़ा क्लियर करके याद कर सकते हैं न्यूट्रॉन के नंबर को। ठीक है, अदरवाइज जो जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको न्यूट्रॉन के नंबर दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं। अब एल्युमिनियम जो एटम है उसमें क्या आ जाता है 14 न्यूट्रॉन आते हैं। सिलिकॉन जो होता है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें भी 14 होते हैं। तो देखो 10, 12, 14 ऐसे डबल डबल का पेयर बन जा रहा है। फिर इसमें जो होता है फास्फोरस उसमें 16 होते हैं। फास्फोरस जो होता है उसमें कितने होते हैं, फास्फोरस जो एटम होता है उसमें 16 होते हैं। फिर इसके बाद सल्फर, सल्फर में भी कितने होते हैं 16 होते हैं। और जो क्लोरीन होता है
उसमें कितने होते हैं, 18 होते हैं। क्लोरीन में कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, 11 और 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23, जो एटॉमिक मास एटम का हो जाएगा। फिर 12 और 12 को ऐड करेंगे 24, 13 और 14 को ऐड करोगे 27, 14 और 40 को ऐड करोगे 28, 15 और 16 को ऐड करोगे 31, 16 और 16 को ऐड करोगे 32, 17 और 18 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 35। तो ये जो क्लोरीन एटम का आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम, तो उस समय आपको बताना होगा 35 इज द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब आ जाता है इसमें के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट में कितने हो जाएंगे 2, सेकेंड में 8 और इसमें 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 8 वाला था वो पूरी तरीके से अब फिलअप हो चुका है और यहाँ पे ये वैकेंट रहेगा और इस एटम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 1, क्योंकि क्या है अभी हमने आपको बताया कि जब 5 से एक्स्ट्रा होंगे तब उस कंडीशन में आपको, या जब 5 होंगे तो उस कंडीशन में आपको 8 में से माइनस करना होगा। अदरवाइज जब तक 5 से छोटे हैं तो उस कंडीशन में उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। फिर इसमें कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 पहले वाले में, सेकेंड वाले में 8 और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसको इसमें भर देंगे और इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। फिर इसमें क्या हो जाएगा 13 है, तो 13 में 2 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया, 3। देखो 2 और 8 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 जोड़ोगे 13, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। फिर 14 है, तो इसमें 2 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 4 हो गया और इसकी वैलेंसी 4। फिर 15 के पास जाओगे तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें m में 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप जब वैलेंसी निकालोगे तो 8 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। फिर 16 में जाओगे तो 16 में क्या हो जाएगा 2, 8, 6। इस कंडीशन में जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी 8 - 6 इक्वल टू 2। क्लियर। अब आ जाते हैं क्लोरीन एटम में, तो पहले वाले में 2, इसमें 8 और इसमें 7 और यहाँ पे 8 - 7 करेंगे क्या हो जाएगा 1। तो ये सब जो आपको साइड में दिख रही है ये सभी एटम की क्या दिख रही है आपको वैलेंसी दिख रही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रेजेंट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको प्रेजेंट करना होगा तो 2, 8, 7 आप लिख देंगे, तो कॉमा देके 2, 8, 7 तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे तो 2, 8, 2 ये आप लिख देंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी एटम रहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 70 तक क्वेश्चन बता चुका है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग से क्वेश्चन आगे फाइंड करके कमेंट करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो 18 क्वेश्चन नंबर आप नोट करिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो कि ताकि आप एक अच्छी जगह से नोट्स बना के इस चीज़ को बार बार रिपीट कर सको। तो इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आप ले चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग 3 आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, 18, 19 और 20। 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है। 18 नंबर पे जो एटम आता है वो कौन सा एटम है, 18 नंबर पे जो एटम आता है वो है आर्गन, ARGON। 19 नंबर पे जो एटम आता है वो पोटेशियम आता है, POTASSIUM। और जो 20 नंबर है उस नंबर पे आता है कैल्शियम, CALCIUM। क्लियर, इतना चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आर्गन के लिए जो सिंबल होता है वो AR होता है, पोटेशियम के लिए जो सिंबल होता है वो K, और जो कैल्शियम होता है उसके लिए सिंबल CA। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 70 के बाद 18 आता है, फिर 19 आता है, फिर 20। ये तो आपको समझ में आ गया। और जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसमें क्या होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 19 प्रोटॉन होगा और इसमें 20 होगा। अब न्यूट्रॉन आपको नहीं पता है तो न्यूट्रॉन इसमें कितनी होती है जान लो। जो आर्गन एटम होता है उसमें जो न्यूट्रॉन की जो नंबर होती है वो होती है 22। इस एटम में 22 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर इस जो आपको पोटेशियम दिख रहा है इस एटम में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 21 होते हैं। और कैल्शियम जो होता है उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं 20। मतलब यहाँ तक अभी तक आप पूरे टेबल को देखते आ रहे होंगे तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज कर रही थी। लेकिन इस तीनों में मतलब आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो 22 और 18 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। 21 और 19 को ऐड करेंगे तब भी 40 आएगा, और 20 और 20 को ऐड करेंगे तो 40। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर 2 या मोर देन 2 एटम्स, मतलब 2 या 2 से अधिक एटम है जिनके एटॉमिक मास, इस नंबर पे क्या निकाल रहे हैं आप 40, 40, 40, ये क्या निकाले एटॉमिक मास। अगर जिस एटम की एटॉमिक मास मैच कर जाते हैं
उन सभी एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। उस एटम को क्या बोलते हैं, आइसोबार। और जिनके एटॉमिक नंबर मैच कर जाते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर मैच कर जाते हैं, उस एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो इनके एटॉमिक नंबर मैच, एटॉमिक मास मैच करके तो इसको आइसोबार बोलेंगे। मतलब आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम क्या है, आइसोबार हैं। अब यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन थे। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें हो जाएगा 2 और इसमें 8 और इसमें 8। तो इस एटम की जो वैलेंसी आएगी वो क्या हो जाएगी, 8 - 8 = 0। क्लियर। अब आते हैं इसके बाद वाले में, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 8 और ये भी 8 पूरी तरीके से भर चुका, और इसमें क्या आ जाएगा 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अब कैल्शियम एटम है तो इसमें क्या हो जाता है 2, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 2 और इसकी वैलेंसी 2। ठीक, तो इस तरीके से पूरी टेबल तैयार होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, किसी एटम के सिंबल के बारे में, उस एटम का नेम किसी अकॉर्डिंग बताना था। और 20 तक अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 20 तक एलिमेंट्स का नेम, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास, इतना तो जरूर याद कर लीजिए जो अभी मैंने बताया। ये आप अगर 9th और 10th में है, 11, 12 में, तो ये भी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो किस क्लास में पढ़ाया जाता है, 9th में ही स्टार्ट हो जाती है। और जो सीबीएसई बोर्ड रहते हैं, जो आईसीएसई बोर्ड रहते हैं, उसमें तो और पहले ही बहुत डीपली में एक्सप्लेन, लेकिन 9th में आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को क्लियर करें और अच्छे से रेडी करें, ताकि आपको स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।